Welcome to lecture 8 of traveling waves. So, पिछली बार भी हमने लेक्चर नंबर 7 में एक प्रॉब्लम को डिस्कस करके ये इंश्योर करा था कि हम जंक्शन पॉइंट पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की मदद से रिफ्लेक्टेड वेव यानी ई डैश और आई डबल डैश को निकाल पाएँ, ई डबल डैश और आई डबल डैश को निकाल पाएँ और साथ साथ ट्रांसमिटेड वेव के कंपोनेंट्स ई और आई को भी निकाल पाएँ। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, केवल सिंबल्स को। E dash and I dash are incident voltage wave and incident current wave. E double dash and I double dash are reflected voltage wave and reflected current wave. And E and I are transmitted voltage wave and transmitted current wave. पिछले न्यूमेरिकल में हमने इजीली एक केबल को एक ओवरहेड लाइन के साथ जोड़ा था और केवल एक ही बार हमारा रिफ्लेक्शन हुआ था और एक ही बार हमारा ट्रांसमिशन हुआ था। क्या होगा जब हमारे पास दो से ज़्यादा लाइनें हों, तब हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को किस तरीके से निकालेंगे, ये बात हमें पता चलेगी इस न्यूमेरिकल के थ्रू। लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। द स्टेटमेंट सेज the ends of two long transmission lines A and C are connected by a cable B, यानी कि A और C हमारी ओवरहेड लाइंस हैं और B हमारी केबल है। इस बात को और कैसे इंश्योर करें कि A, B, C क्या क्या हैं, तो आप इनके सर्ज इम्पिडेंसेस की दी हुई वैल्यूज को चेक कर लीजिए। हमेशा आपको केबल के सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू ओवरहेड लाइन के सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू से बहुत कम मिलेगी। तो लेट अस चेक। The surge impedances of A, B, C are 500 ohm, 70 ohm and 600 ohm. तो आपको दिख रहा होगा A का सर्ज इम्पिडेंस 500 ओम है, B का 70 है और C का 600 है। इससे क्लियर हो जाता है कि A and C are overhead lines and the 70 ohm surge impedance shows cable. इसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमें इनपुट में और क्या गिवन है। देन अ रेक्टेंगुलर वोल्टेज वेव ऑफ 20 kV मैग्नीट्यूड एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज इनिशिएटेड इन ए। तो यहां से हमको पता चल गया कि ए हमारा सबसे पहले आएगा क्योंकि इंसिडेंट वेव लॉन्च करी गई है ए में। ए लाइन पर इंसिडेंट वेव लॉन्च करी गई है जिसका मैग्नीट्यूड 20 kV है। ओके, तो इसके बाद इट ट्रेवल्स टू सी। ए से ये सी तक जाती है, बीच में केबल भी आएगी। डिटरमाइन द फर्स्ट एंड सेकंड वोल्टेजेस इम्प्रेस्ड ऑन सी। तो हमें पहला और दूसरा वोल्टेज जो भी इम्प्रेस होगा सी पर वो निकालना है। तो अब एक बार छोटी छोटी चीज़ों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपके ई डबल डैश और आई डबल डैश होते हैं। ई डबल डैश इक्वल्स टू के इंटू ई डैश, I double dash equals to minus k into I dash। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के टर्म में अगर हम ट्रांसमिटेड वेव के कंपोनेंट को लिखें तो ट्रांसमिटेड वेव का वोल्टेज कंपोनेंट E विल बी इक्वल टू 1 प्लस के इंटू ई डैश। इसी तरीके से ट्रांसमिटेड वोल्टेज वेव का करंट कंपोनेंट I हो जाएगा 1 माइनस के इंटू आई डैश। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज विच वी नो। और हम ये जानते हैं कि जो आपकी k की वैल्यू होगी वो आर एल माइनस आर नॉट अपॉन आर एल प्लस आर नॉट होती थी जब हम एक ही लाइन लेते थे जो लोड से टर्मिनेट होती थी। जब यह एक से ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी तो उनके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आर टू माइनस आर वन अपॉन आर टू प्लस आर वन। और दो लाइनें होंगी, फिर इसी तरीके से अगर तीसरी आ जाती है तो क्या होगा, ये अभी हम न्यूमेरिकल में अभी देखेंगे। तो एज फ्रॉम फिगर वी सी दैट E1 is launched onto line A, it reaches to this junction point। ओके, यहां पर एक और आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं मैं कि जो ये 20 kV है ये कभी लॉस में नहीं जाएगा, ये हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस 20 kV ही रहेगा। इंसिडेंट वेव की जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी 20 kV, इट विल गेट फिक्स्ड फॉर द एंटायर प्रोसेस। इट इज not written in any of the books, but when you will go through the numericals and you will solve the numericals, you will find that they never change the value of incident wave। okay, it is always stated as a constant। तो आप ये मानोगे कि जो इंसिडेंट वेव है, इनपुट जो आपकी वेव है वो हमेशा 20 kV रहेगी, उसमें लॉस नहीं होगा। जो भी उसकी गिवन वैल्यूज होगी वो हमेशा पूरे प्रोसेस में उतनी ही रहेगी।
तो 20 kV की इंसिडेंट वेव पहुंची आपकी इस जंक्शन पर, और अभी आधी बात करते हैं कि इसमें से E2 ट्रांसमिट होके ऑन टू केबल हो गई, मतलब E2 वेव अब केबल पे पहुंच गई। तो जैसे ही पेनिट्रेट करके E2 केबल के थ्रू गई, ये दोबारा जंक्शन में पहुंची C के जंक्शन में, और यहां पर जब ये C पर पहुंची तब ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो गई और पार्शियली ट्रांसमिट हो गई। तो जो C पर पहला इंप्रेस्ड वोल्टेज हुआ, C लाइन पे जो पहला इंप्रेस्ड वोल्टेज पहुंचा, वो पहुंचा हमारा E4। ओके, और उसके बाद जब E3 वापस यहां पहुंची, जब E3 यहां से होती हुई वापस यहां पर पहुंची, तो अगेन ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई, E5 के टर्म में ये रिफ्लेक्ट हुई और ये इधर ट्रांसमिट हो गई वापस सेंडिंग एंड की तरफ। ओके, जब ये E5 वापस, E5 इज अ रिफ्लेक्टेड वेव, जब ये E5 वापस पहुंची इस जंक्शन पर, तो ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई अगेन और पार्शियली ट्रांसमिट हो गई। Okay, so I think I have made myself very clear कि whenever any wave reaches to the junction point, it gets partially reflected and partially transmitted. Incident केवल एक बार होगी और reflections और transmissions नंबर ऑफ लाइन्स पे डिपेंडेंट है, वो कितने भी हो सकते हैं, एक लाइन जुड़ी है, दो लाइन जुड़ी है, तीन लाइन जुड़ी है। मैक्सिमम जो मैंने न्यूमेरिकल देखा है AKTU में आता हुआ, इट इज ऑफ 3 लाइन्स। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनपुट डेटा वी हैव। तो हमें ये पता चल गया कि हमें निकालना है E4 एंड E6, पहला इंप्रेस्ड वोल्टेज C पर और दूसरा इंप्रेस्ड वोल्टेज जो हमारे डायग्राम के हिसाब से E4 और E6 है। तो लेट अस मूव। तो अब हम जानते हैं कि व्हेन द वोल्टेज वेव ऑफ 20 kV इज इनिशिएटेड एट लाइन A, इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड ऑन टू द केबल B, रीचिंग द जंक्शन AB। पहले भी मैंने आपको ये बात बता दी है। तो अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव E2 निकालना चाहता हूं, E2 इज ट्रांसमिटेड वेव, तो वो हो जाएगा E2 इक्वल्स टू E डैश, या एक फॉर्मूला मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसमिटेड वोल्टेज वेव के लिए लिख रखा है, E इक्वल्स टू E डैश इंटू 1 प्लस के। पहले भी हम इसको एक बार रिकॉल कर चुके हैं, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, हमने जो भी सिंबल्स माने हैं उनके टर्म में। तो E2 विल बी इक्वल टू E डैश मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के। ओके, तो k की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, k विल बी R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1। हियर द थिंग्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो R2 आपका केबल का रेजिस्टेंस है और R1 आपका ओवरहेड लाइन का रेजिस्टेंस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 70 माइनस 50 इज नॉट ऑड टर्म, इट इज नेचुरल। तो यहां पे आपको मिक्सअप करने की और फंबल करने की जरूरत नहीं है, जो भी कंसर्न्ड इंपिडेंसेस की, सर्ज इंपिडेंसेस की वैल्यू हो उनको रख दीजिएगा। तो हमने E1 की वैल्यू रखी 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के की वैल्यू हो गई 70 माइनस 500, क्योंकि 500 ए का सर्ज इंपिडेंस है और 70 केबल का है, अपॉन 70 प्लस 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको ट्रांसमिटेड वोल्टेज वेव E2 की वैल्यू मिल जाएगी 4.92 kV। ओके, तो व्हेन दिस E2 रीचेज द जंक्शन ऑफ B एंड C, मतलब जब वो यहां पहुंचती है, जब वो दूसरी ओवरलाइट हेडलाइन से जुड़ी हुई है, C लाइन से जब जुड़ी हुई है, जब वो वहां पहुंचती है, तो अगेन उसको कुछ रिफ्लेक्शन और कुछ ट्रांसमिशन का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। This transmitted wave when reaches the junction of B and C, it again meets an irregularity. Irregularity is nothing but change in surge impedance. Irregularity is nothing but change in surge impedance. तो हम जानते हैं केबल का सर्ज इम्पिडेंस बेटा 70 था, और ऑल ऑफ सडन जब वो लाइन C के पास पहुंची तो उसका सर्ज इम्पिडेंस 600 ओम था। तो ये जो ड्रास्टिकल चेंज इन सर्ज इम्पिडेंस है, दिस इज इरेगुलरिटी फॉर ट्रैवलिंग वेव। सो a part of it is reflected and a part of it is transmitted onto C. तो अगर आप ट्रांसमिटेड वेव E4 निकालना चाहते हो, तो E4 will be 4.92 multiplied by again
1 प्लस के, तो के की वैल्यू 600 माइनस 70 अपॉन 600 प्लस 70। क्यों? क्योंकि R2 जो आपका अब है वो R2 हो गया आपका OH लाइन के लिए, R2 आपका अब हो गया OH लाइन के लिए। ओके, तो 4.92 आपने पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि यहां से जो बेटा E2 है यही वापस जाएगी, तो आपके लिए इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड वेव का काम कर रही है वो तो ये 4.92 ही कर रहा है। तो 4.92 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के की वैल्यू 600 माइनस 70 अपॉन 600 प्लस 70। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E4 की वैल्यू 8.8 kV आ जाएगी। तो हमारा ये पहला ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट और सेकंड इंप्रेस्ड वोल्टेज निकालना था। तो फर्स्ट इंप्रेस्ड वोल्टेज हमारा E4 निकल गया। तो वी नो दैट E4 इज फर्स्ट इंप्रेस्ड वोल्टेज ऑन C, और हमें अभी E6 निकालना है। तो E6 निकालने के लिए हमें बाकी कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे, हमें E3 की मदद भी लेनी पड़ेगी। तो द रिफ्लेक्टेड वेव E3 कैन बी कैलकुलेटेड एट, तो E3 का फॉर्मूला आपको पता है, E डबल डैश रिफ्लेक्टेड वेव अगर है तो उसका के ई डैश के बराबर होगी, और के की वैल्यू अगेन R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1। तो अगर मैं बात करूं कि ई डैश की वैल्यू कितनी है, तो ई डैश की वैल्यू है आपकी 4.92, और के की वैल्यू 600 माइनस 70 अपॉन 600 प्लस 70। तो यहां से हमें जो रिफ्लेक्टेड वेव E3 है उसकी वैल्यू 3.88 kV मिल जाएगी। अगेन E3 जब पहुंचेगी जंक्शन A में तो वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली ट्रांसमिटेड होगी ऑन टू A। तो हम E5 निकाल लेते हैं। E5 अब रिफ्लेक्टेड वेव होगी, क्योंकि जो वेव यहां पर पहुंचेगी वो इस एंड से फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी। ओके, तो अगर हम अब E5 निकालें तो E5 हमारा हो जाएगा 3.88 मल्टीप्लाइड बाय 500 माइनस 70 अपॉन 500 प्लस 70। तो जिन दो लाइंस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उन दोनों लाइंस का हमारा सर्ज इंपेडेंस लिया जाएगा। तो अभी हम ए पर और केबल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमें वहीं से दिखा था, ई डबल डैश हमें वहीं से दिखा था। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा E5 आ गया 2.92 kV। जब ये E5 वापस रीच करेगी जंक्शन B और C पर, तब अगेन इट विल गेट पार्शियली ट्रांसमिटेड टू C। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हमने E6 कहा, और E6 को निकाल लिया 2.92 मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइड बाय 70। ओके, तो ये हमारा आ गया 5.3 kV। तो जो आप सेकेंड इंप्रेस्ड वोल्टेज निकालोगे वो आपका आ जाएगा E4, टोटल जो E होगा, टोटल जो आपका E आप निकालोगे वो दोनों को जोड़ के निकालोगे सेकंड इंप्रेस्ड वोल्टेज में। तो 8.8 आप ऑलरेडी E4 के लिए निकाल के आ चुके थे, और 5.3 आपने E6 निकाल लिया था। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 14.1। फाइन। तो इस पूरे लेक्चर से हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि जैसे ही हमारी लाइन के आगे इरेगुलरिटी आएगी वैसे ही उसका सर्ज इम्पिडेंस चेंज होगा, और इरेगुलरिटी आने के बाद कुछ ट्रैवलिंग वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जैसे ही लाइन ए पर 20 kV की जो इंसिडेंट वेव है वो जंक्शन ए बी पर पहुंची, तो वो दो हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा उसमें से आपका था E2। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लोग पूछेंगे कि सर जब ये इस जंक्शन पर पहुंची तो कुछ हिस्सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा, करेक्ट? लेकिन उसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि जो ये हिस्सा होगा 20 kV का, इट विल बी सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, इसीलिए 20 kV होगा। इसका कैलकुलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट क्वांटिटी यू आर कैलकुलेटिंग, which junction you are concentrating at। तो we were concentrating on junction the line C and junction BC। तो वापस से आते हैं, तो इसीलिए जब इधर से पेनिट्रेट हो रही हैं चीज़ें तो उनको मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे इस जंक्शन के लिए निकालना था, C के लिए निकालना था। ओके, इस तरीके से किसी भी चीज़ को भी निकाला जा सकता है। अगर इस जंक्शन के लिए पूछा जाता तो हम वो भी निकाल सकते थे। तो अगेन रिपीट करता हूँ मैं कि सबसे पहले हमने क्या करा, गिवन डेटा से हमने ट्रांसमिटेड वेव E2 निकाल ली, क्योंकि E2 का फॉर्मूला होता है E डैश इंटू 1 प्लस के। E डैश हमारी इंसिडेंट वेव होती है जो 20 kV थी,
के हमारा R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1 हो जाएगा। R2 आपका 70 है, R1 आपका 500 है। हमने कैलकुलेट करके यहाँ से E2 की वैल्यू निकाल ली, हमने यहाँ पर E2 की वैल्यू निकाल ली। और E2 की वैल्यू निकालने के बाद जो E2 हमारी है वो अब इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट वेव की तरह काम करेगी। जब वो इस जंक्शन पे पहुंचेगी तो वो इंसिडेंट वेव की तरह काम करेगी। तो उसके बाद जब अगर आपको E4 निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जो E2 थी उसे एज अ इंसिडेंट वेव इस्तेमाल करोगे। ये देखिए, इसे मैंने एज अ इंसिडेंट वेव इस्तेमाल करा और अगेन 1 प्लस के करा और के की जगह 600 माइनस 70 अपॉन 600 प्लस 70 कर दिया, क्योंकि अब हम जंक्शन BC की बात कर रहे हैं। फाइन, यहाँ से हमने E4 निकाल लिया। E4 निकालना था हमें, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि व्हाट विल बी द फर्स्ट इम्प्रेस्ड वोल्टेज ऑन सी, तो E4 वाज द फर्स्ट इम्प्रेस्ड वोल्टेज ऑन सी। फिर हमने, क्योंकि हमें E6 तक का पहुंचना है, सेकंड इम्प्रेस्ड वोल्टेज भी निकालना है, इसलिए हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने रिफ्लेक्टेड वेव E3 निकाली। तो रिफ्लेक्टेड वेव E3, रिफ्लेक्टेड वेव का फॉर्मूला आप जानते हो, E डबल डैश इक्वल्स टू के ई डैश। तो अब E डैश की जगह अगेन आपका 4.92 की तरह काम करेगा वो। तो आपने फिर से 4.92 का इस्तेमाल करा और K की वैल्यू 600 माइनस 70 अपॉन 670 करके 3.88 kV निकाल लिया। आपको E3 की वैल्यू मिल गई। और फिर जब ये E3 वापस पहुंचेगी तो पार्शली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शली ट्रांसमिट होगी। अभी वहां से जो ट्रांसमिट होगी उस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे, जो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी वही हमारा काम देगी हमें E6 निकालने के लिए। जो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी वही हमें काम देगी E6 निकालने के लिए। तो इसीलिए मैंने जो आपकी स्क्रीन पे ए साइड वाले हिस्से हैं वहां पे जो दोबारा में वेव ट्रांसमिट हो रही है उसको छोड़ रखा है। तो अगेन E5 आपको अगर निकालना है तो E5 विल बी योर 3.88 kV की जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव की तरह काम करेगी आपकी। तो यहाँ पे मैंने 3.88 रखा और अगेन 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के मीन्स 500 माइनस 70 अपॉन 500 प्लस 70, यहाँ से 2.92 kV निकल गई इसकी वैल्यू। इसके बाद E5 निकाला जा सकता है, तो इजीली E5 निकल गया आपका। इससे आप E6 निकाल सकते हैं। तो E6 विल बी 2.92 मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइड बाय 70। ओके, तो इट कम्स एज E6 कम एज 5.3 kV। और फाइनली अगर दोनों आपका समेशन करना होगा तो आप दोनों को समेट करके सेकंड इम्प्रेस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं फाइनली। ओके, so let us meet in lecture 9 where I will be discussing the most important problem which is fork problem, जहां पर एक लाइन दो लाइनों से जुड़ी हुई होती है। तो वहां पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फोर्क बेस प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज AKTU एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड। So let us meet in lecture 9. Thank you.